सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षा वाणी। मेरा नाम ऋषिका पांडे है। तो हम अपने लाइफ प्रोसेसेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसका लास्ट पार्ट है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी में मैंने पिछली वीडियोस में डिफरेंट टाइप के एक्सक्रीशन के बारे में बताया था, डिफरेंट एनिमल्स में, जैसे अमीबा बताया था मैंने, अर्थवॉर्म बताया था, उसके बाद फिर मैंने ह्यूमन्स का बताया था, फिर लंग्स कैसे हमारा एक्सक्रीशन में मदद करता है, CO2 के एक्सक्रीशन में मदद करता है, और फिर मैंने किडनी का एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बनाया था। मैं फिर से बना दे रही हूँ। बीन शेप्ड, ये हमारी रेनल आर्टरी, ये हमारी रेनल वेन, ठीक है। फिर यहाँ से हमारा आ जाता है यूरेटर, ये फिर हमारा यूरिनरी ब्लैडर, और फिर यूरेट्रा। तो ये था हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो मैंने अपने रेनल आर्टरी, रेनल वेन, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेट्रा, तो ये हमने देखा था कि इससे इम्प्योर ब्लड आता है, फिर रेनल वेन से इम्प्योर ब्लड जाता है, और फिर यहाँ से यूरिन हमारे यूरिनरी ब्लैडर में सिक्योर मतलब स्टोर हो जाता है, और फिर यहाँ हमारा आता है यूरेट्रा, जहाँ से यूरिन पास हो जाता है। तो ये था हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आज हम इस किडनी के अंदर का व्यू देखेंगे, और उसके अंदर जो उसकी स्मॉल यूनिट जो होती है नेफ्रॉन्स, उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर जब किडनी फेल हो जाती है हमारी, तब हम क्या करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ हमारा पहले बनेगा रेनल वेन, ठीक है। ये हमारी होगी रेनल आर्टरी, रेनल वेन, रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी का क्या काम था? इम्प्योर ब्लड को, डर्टी ब्लड को, जो ब्लड में गंदगी है लाइक यूरिया और डिफरेंट टाइप्स के वेस्ट मटेरियल्स जो है, वो रेनल आर्टरी लेके आता है, और रेनल वेन उसको लेके जाता है। फिर यहाँ हमारा बनता है एक नेफ्रॉन। मैंने बताया था मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन मिलके किडनी को बनाते हैं। ठीक है। फिर यहाँ से हमारे ब्लड आएगी, और फिर यहाँ से हमारी ब्लड जाएगी। मैं इसको एक ही में बना रही हूँ। यहाँ पे इसलिए आती है कि वो रीअब्जॉर्ब होती है। ये जो लाइन बना रही हूँ, ये रीअब्जॉर्प्शन के लिए ब्लड आता है, और फिर वापस ये रीनल वेन से चला जाता है। और फिर यहाँ हमारा आता है यूरिनरी डक्ट, जहाँ पे यूरिन सब, ये एक ही नेफ्रॉन नहीं होता, यहाँ पे बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन यहाँ मतलब किडनी का यहाँ डायग्राम अगर मैं बनाऊँ, तो ये किडनी,
ऐसे बनेगी, मैंने बताया था ना बीन शेप्ड में होती है। तो ये हमारी किडनी जो बीन शेप्ड में है, तो इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। प्यूरिफाई नेफ्रॉन्स करता है, ब्लड को प्यूरिफाई नेफ्रॉन करता है, लेकिन वो किस में है? किडनी में। इसलिए हम कहते हैं कि किडनी हमारा ब्लड प्यूरिफाई करता है। और किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है हमारे पास? ये हमारा नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन का अलग से मैं डायग्राम बताऊंगी, तब मैं इसमें उसके डिफरेंट पार्ट्स बता दूंगी। फिर यहाँ हमारे आते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स। ठीक है, यहाँ और भी होते हैं अलग अलग बॉडी के, मतलब अलग अलग नेफ्रॉन से आके यूरिनरी डक्ट में ब्लड यूरिन आता है। और इसके बाद हमारा बनता है, हमारा आएगा यूरेटर, यूरेटर एंड देन यूरिनरी ब्लैडर एंड देन हमारे पास हमारा यूरेथ्रा आ जाएगा। मतलब ये किडनी का डायग्राम है। ये रेनल वेन है, ये रेनल आर्टरी है। रेनल आर्टरी वैसे ब्लड्स लाएंगे, रेनल आर्टरी इम्प्योर ब्लड लाएगा और रेनल वेन वो प्योर ब्लड लेके जाएगा। ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन से ब्लड प्योरीफाई होगा, ब्लड कैपिलरीज प्योरीफाई होंगी। कैपिलरीज आती, क्योंकि मैंने बताया था कैपिलरीज छोटी होती हैं, पतली होती है। कैपिलरीज आएंगी, फिर यहाँ से ब्लड प्योर होगा और जो इम्प्योरिटीज़ होगी वो यूरिन बनेगा और यूरिन यहाँ के स्टोर हो जाएगा यूरिनरी डक्ट में। और फिर वहाँ से जाके फिर हमारे पास आएगा यूरेटर, फिर आएगा यूरिनरी ब्लैडर और देन यूरेट्रा से यूरिन हमारा निकल जाएगा। तो अब हम पढ़ते हैं नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन का डायग्राम या फिर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट डायग्राम बनाने को आ जाता है। ये पहले हम यहाँ पे यू बनाएंगे, मैं डायग्राम बताते जाऊंगी कि कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास ट्यूब्यूल्स होते हैं। नेफ्रॉन दो चीज़ से मिलके बना होता है, ये बोमेन कैप्सूल और ये हमारे ट्यूब्स। ठीक है, यहाँ पर हमारा होता है यहाँ पे कैपिलरीज का बंडल होता है। ठीक है, कैपिलरीज जो होती है हमारी ब्लड की, यहाँ पे बोमेन्स कैप्सूल में यहाँ पे ब्लड की कैपिलरीज होती हैं। ये कैपिलरीज वो होती है इम्प्योर ब्लड को लाती है। ठीक है, और अभी मैं डायग्राम बना दूँ, फिर मैं उसका फंक्शन बताती हूँ कि कैसे कैसे प्रोसेस है। तो ये हमारे पास हो गई ब्लड कैपिलरीज।
और फिर यहाँ हमारा बनता है ये, और सब इसके ब्रांचेस हैं और सब जगहों से यहाँ पे यूरिन आके सब एक जगह जाके, मैंने बोला यूरिनरी डक्ट होता है जहाँ पे सारे नेफ्रॉन से इम्प्योर ब्लड से जो वेस्ट मटेरियल्स आता है वो यूरिन के फॉर्म में, जो यूरिन होता है सारे नेफ्रॉन से आके एक यूरिनरी डक्ट में जाता है, कलेक्ट होता है, फिर वहाँ से जाके यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेट्रा से पास आउट हो जाता है। तो अब मैं नेमिंग करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया ये हमारा हो गया बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल। ये हमारे पास होता है ग्लोमेरुलस, जो ब्लड का एक बंडल होता है, यहाँ पे ये इम्प्योर ब्लड का बंडल है, ठीक है। ये रेनल आर्टरी है, ठीक है, और फिर वो आगे जाके रेनल वेन से कनेक्ट हो जाएगी। ये बोमेंस कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है, और फिर ये जो हमारी है, ये जो मैंने ब्लू से बनाया, ये हमारा ट्यूब्यूल्स है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, नेफ्रॉन किससे बनता है? बोमेंस कैप्सूल प्लस हमारा ट्यूब्यूल्स, दोनों से मिलके हमारा एक नेफ्रॉन बनता है। क्या हुआ कि जब ये हमारा ब्लड का यहाँ ब्लड आया हमारे पास, तो ये क्या करता है, इम्प्योरिटीज़ लेता है अपने पास। इसने इम्प्योरिटीज़ ली, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि ग्लूकोज भी जाता है, अमीनो एसिड्स भी जाते हैं, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ भी होती है ना, इसे सारा फिल्ट्रेट निकाल, मतलब जो इसको क्या कहें कि ब्लड में इम्प्योरिटीज़ थी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ब्लड पूरा इम्प्योर था, मतलब ब्लड में इम्प्योरिटीज़ है। तो इसने क्या किया, इसने इम्प्योरिटीज़ ली, लेकिन क्या हुआ कि ब्लड को लगा नहीं, इसमें ना कुछ ज़रूरी चीज़ भी जा रही है। तो ये क्या करता है ना कि ब्लड, ये जो ट्यूब्यूल्स है ना, ये ट्यूब्यूल्स के बीच में से, ट्यूब्यूल्स के ऐसे ऐसे घूम घूम के ये क्या करता है कि ये जो ट्यूब्यूल्स है, इससे जो इनको रीअब्जॉर्ब वो कर सकते हैं, चीज़ों को जो रीअब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसको ये वापस ले लेते हैं। जैसे हमारे ब्लड में कुछ ज़रूरी चीज़ जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, वो भी तो निकल गया ना इसके साथ, या इसको लगता है कि नहीं अब उसका भी हम काम कर सकते हैं, उसको भी हम ले सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ये ब्लड कैपिलरीज हैं, ये जाती हैं, ये ट्यूब्यूल्स के आसपास से सराउंडेड, क्या कि ब्लड कैपिलरीज सराउंडेड होती है इन ट्यूब्यूल्स की, कि इन ट्यूब्यूल्स के वॉल से ना इनको जो चीज़ रीअब्जॉर्ब कर सकती हैं वो उनको ले पाए। यहाँ पे होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, मतलब जो चीज़ वो एब्जॉर्ब कर सकती है वो लेती है, जस्ट लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स। लेकिन ये यूरिया नहीं लेती है, यूरिया वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स, यूरिया, ये सब हमारे पास आउट हो जाते हैं। जैसे यहाँ से ले लिया इसने सब, तो ये ट्यूब्यूल से होते हुए जाता है, और ये ब्लड कैपिलरी इसी के पास पास है ना। देखो मैंने इसको बार बार इसको मोड़ा है, मोड़ने का क्या मतलब है कि इसके ट्यूब्यूल्स की वॉल से ना सराउंडेड है, ब्लड कैपिलरीज इस ट्यूब्यूल को सराउंड करती है, इसके आसपास इसके वॉल से लिपटी हुई है। तो ये जब इसके वॉल से इसको जो चीज़ एब्जॉर्ब करना है, रीएब्जॉर्ब करना है, तो वो ब्लड कैपिलरीज रीएब्जॉर्ब कर लेती है, यहाँ जाके यूरिनरी डक्ट में जाके वो स्टोर हो जाता है। यहाँ अदर नेफ्रॉन से यूरिन आता है, ठीक है, ये अलग से आया, यहाँ अलग से आया, यहाँ अलग से आया, तो अलग अलग नेफ्रॉन से यूरिन आके एक यूरिनरी डक्ट में आके स्टोर आता है,
सब जगह से एक जगह आएगा तो यूरिनरी डक्ट में जाता है और फिर हमारे यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, फिर पास आउट हो जाता है यूरेथ्रा के थ्रू। तो यहाँ क्या हुआ, ये हमारे पास बोमेंस कैप्सूल है, ये हमारे पास ट्यूब्यूल है, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, हमारा नेफ्रॉन बनाते हैं। यहाँ हमारे पास ब्लड कैपिलरीज के बंडल है, कहाँ किससे आते हैं, रेनल आर्टरी से आते हैं, जो हमारे पास होती है डर्टी ब्लड, इम्प्योर ब्लड, जिसमें हमारे पास अलग अलग तरीके के वेस्टेज होते हैं, वेस्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ आती है, इसको इम्प्योरिटीज़ को लेता है, लेकिन इसको रीअब्जॉर्ब करना है इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो फिर ये इसके सराउंड कर लेती है, इसको चारों तरफ से घेर लेती है ट्यूब्यूल्स के वॉल से, फिर ये जो इसको चाहिए होता है वो ले लेती है। यहाँ मैंने लिखा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ये सब चीज़ नहीं लेती है। कभी इसको हुआ कि वाटर लेना है, कभी इसको हुआ ग्लूकोज लेना है या फिर अमीनो एसिड लेना है जो इम्पॉर्टेंट है उसके लिए, जो चाहती है कि नहीं जाए, तो ये इसके सराउंड कर लेती है, इसके वॉल से फिर ले लेती है। तो इसके बाद जो चीज़ हमारे पास वेस्ट बचा, जैसे यूरिया, और नाइट्रोजनस वेस्टेज, तो वो सब हमारा पास आउट हो जाता है यूरिन के थ्रू। और जो ये हमारा ब्लड था, इसने सबसे ले लिया इसको जो चाहिए था, फिर ये जाके यहाँ रेनल वेन से कनेक्ट हो जाती है, और रेनल वेन हमारी क्या होती है, क्लीन ब्लड होती है, ठीक है। तो ये तो था हमारे नेफ्रॉन का वर्क। अब इसके बाद हम जानते हैं कभी कभी हमारी किडनी फेलियर भी हो जाती है, किडनी फेल हो जाता है काम करने से, तब हम किडनी फेलियर के बारे में पढ़ेंगे। किडनी फेलियर को कभी कभी हम रेनल फेलियर भी कहते हैं, क्योंकि मैंने बताया किडनी का एक दूसरा नाम क्या है, रेनल, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किडनी फेलियर। किडनी फेलियर मतलब किडनी का काम करना बंद हो जाना। ये दो तरीके से होता है, कंप्लीट फेलियर या पार्शियल फेलियर, ठीक है। तो किडनी फेलियर का मतलब तो पता चला फेल हो गया, दो तरीके का है, पार्शियल एंड कंप्लीट, ठीक है। इसके कारण क्या क्या होते हैं, कॉजेज, इंजरी है या फिर कोई ट्रॉमा है, हमारा हो गया हाई ब्लड प्रेशर, ये जो मैंने बताया आपको बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लड आता है ना, वो पहले से ही हाई प्रेशर में आता है। ये जो ब्लड है हमारा पहले से ही हाई प्रेशर्ड, ये हमारा पहले से ही हाई प्रेशर ब्लड है, लेकिन जब किसी को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है ना, तो यहाँ आपका फंक्शन वर्क करना ख़राब कर देता है, बंद कर देता है, या फंक्शन उल्टा पुल्टा हो जाता है। इस कारण हमारा होता है किडनी फेलियर। दूसरा, किसी इंसान को अगर शुगर है, शुगर के कारण भी किसी इंसान का किडनी फेल हो सकता है, इसलिए क्योंकि किडनी का काम क्या है, इम्प्योरिटीज़ को निकालना। लेकिन जब ब्लड में ही शुगर की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो वहाँ पे शुगर होगा, ग्लूकोज है, वहाँ पे वाटर है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो शुगर के कारण भी हमारा किडनी फेल हो जाता है। और इसके बाद हमारा आ जाए, कभी कभी इन्फेक्शंस लग जाते हैं किडनी में। ये सब हमारे कारण होते हैं किडनी फेलियर के। सिम्टम्स की अगर हम बात करें, अगर हम कहें लेस यूरिन सही से नहीं बनती है, तो ये एक सिम्टम है कि किडनी फेल है हमारी। पार्शियल हो, कंप्लीट हो, एज होती है ना, तब बॉडी का फंक्शन गलत नहीं कहेंगे, मतलब धीरे काम करना शुरू कर देता है। लोगों को खाना नहीं पचता, लोगों के दांत टूट जाता है, बूढ़े लोगों का हमने देखा तो उनका बॉडी फंक्शन ना धीरे धीरे स्लो हो जाता है। तो पार्शियल किडनी फेलियर, कंप्लीट किडनी फेलियर, उन सब में देखने को मिल जाता है। अगर सिम्टम्स देखें तो लेस यूरिन, कम यूरिन बनेगा। अगर हम दूसरा देखें तो वॉमिटिंग,
नोजिया, ठीक है। किडनी स्टोन्स बनना शुरू हो जाती है हमारी, ठीक है। स्वोलन, हमारा ना शरीर जगह जगह सूज जाती है, पानी के जमा होने का कारण सूज जाता है। हमने बलून में पानी डालते तो बलून फूल नहीं जाता, वैसे ही हमारे बॉडी में जहाँ जहाँ वाटर स्टोर होती जाएगी वहाँ वो सूजता जाएगा। तो ये कारण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं किडनी फेलियर के। एक और इसमें सिम्टम है जिसको हम कहेंगे वेट लॉस। प्रोटीन्स, कुछ कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे वाटर बैलेंस को मैनेज करके रखते हैं बॉडी में। तो अगर हमारे प्रोटीन्स ही निकल जाएंगे, मैंने बोला किडनी में जो रीअब्जॉर्प्शन होती है जैसे ग्लूकोज या अमीनो एसिड, तो वो फिर कुछ कर ही नहीं पाएगा। प्रोटीन्स तो निकल गई, इम्पॉर्टेंट प्रोटीन जो जरूरी प्रोटीन्स थी, तो वाटर का मेंटेनेंस नहीं रहेगा, जिसके कारण हमारे पास वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई कॉजेज और सिम्टम्स। अब हम इसको ठीक कैसे कर पाएंगे? अगर हम ट्रीटमेंट्स में देखें तो अगर किडनी फेलियर से हमारे किडनी स्टोन्स हो सकते हैं, तो किडनी स्टोन्स के लिए ज़्यादा पानी पिए। वाटर इनटेक अगर हम ज़्यादा कर दे तो किडनी फेलियर से हम बच सकते हैं या किडनी स्टोन से हम बच सकते हैं। सर्जरी, जब कुछ भी ना हुआ लास्ट में फिर हमारे एक सर्जरी का ऑप्शन बचता है जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हम लोग यूज़ करते हैं डायलिसिस। किडनी ट्रांसप्लांट हम देखें ना तो एक तरीके के लास्ट ऑप्शन होता है। डायलिसिस में क्या होता है, डायलिसिस दो तरीके के होते हैं, एक हमारा होता है पेरिटोनियम एंड दूसरा हमारा होता है हेमोडायलिसिस। पेरिटोनियम एंड हेमोडायलिसिस। पेरिटोनियम में हमारा क्या होता है कि ये हम इसको रेगुलर करते हैं, ये हमारा होता है रेगुलर। इट टेक्स टाइम अराउंड ऑफ 2 to 3 आवर्स, ठीक है। और इसमें ना ज़्यादा वो नहीं होता कि बार बार हॉस्पिटल जाओ और डायलिसिस करवाओ, इसको हम नॉर्मल एट होम घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, पाउच खरीदते हैं और है इसके भी प्रोसेस है, इसमें हम घर पे करते हैं कि पाउच खोलते हैं, डायलिसिस फ्रेश फूड फ्लूइड को लेते हैं और फिर जब वो हमारे बॉडी के कैपिलरी से जाता है तो वो प्योर हो जाता है। इसमें टाइम लगता है, 2 से 3 घंटा लगता है। और फिर हमारा हेमोडायलिसिस होता है कि हफ्ते में, वीक में 2 से 3 बार करवाना पड़ता है, 2 to 3 टाइम्स वीक में, ठीक है। टाइम भी इसमें भी लगता है। इसका है कि इसको हम घर पे नहीं कर सकते, इसको हमको हॉस्पिटल जाके ही करवाना पड़ेगा क्योंकि इसमें मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम किडनी ट्रांसप्लांट और डायलिसिस की बात करते हैं, हम देखें ना तो डायलिसिस में ज़्यादा क्या कहे दर्द होता है, ज़्यादा टाइम भी लगता है, क्योंकि जैसे ये हमारा हाथ है तो एक जगह से रेनल आर्टरी देखा जाएगा या फिर रेनल आर्टरी नहीं, आर्टरी देखा जाएगा, उससे ब्लड लेके जाएंगे और दूसरे वेन से हमारी ब्लड बॉडी में वापस आएगा प्योर होके। एक तरीके से देखें तो 2 जगह हम लोग कर रहे हैं ना, 2 जगह हमने सुई डाली आर्टरी में और ये हमारी आर्टरी, ये हमारी हो गई वेन, हमने सुई डाली, निकल रहा है, जा रहा है, तो इसमें टाइम लगता है, दर्द भी होता है पेशेंट को। तो इसलिए डायलिसिस में ये प्रॉब्लम होता है कि थोड़ा सा पेनफुल होता है। लेकिन अगर किडनी ट्रांसप्लांट की बात करें, डायलिसिस ये है कि जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक तुमको डायलिसिस करवाना ही पड़ेगा।
हफ्ते में 2 से 3 बार या फिर रेगुलर 2 से 3 घंटा इसको देना ही पड़ेगा, वरना नहीं करवाओगे तुम्हारी अल्टीमेट डेथ ही हो जाएगी। तो किडनी डायलिसिस में यही होगा कि जब तक ज़िंदा हो तब तक तुमको करवाना ही पड़ेगा, वरना कहानी ख़त्म। और अगर हम किडनी ट्रांसप्लांट की बात करें तो ये होगा, एक बार ऑपरेशन होगा, दर्द होगा और ज़िंदगी भर के लिए तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन इसमें एक मेन प्रॉब्लम होती है ना कि कभी कभी हमारी बॉडी किसी दूसरे की किडनी को एक्सेप्ट नहीं करती है। हमारे बॉडी के सेल्स के पास, मसल्स के पास ये एबिलिटी है कि वो जो चीज़ उसका है वो उसको एक्सेप्ट करती है, जो चीज़ दूसरे का उसको नेग्लेक्ट कर देती है। उसके पास ये पावर है पहचानने की। तो कभी कभी बॉडी हमारी ना रिएक्ट कर जाती है, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। तो ये प्रॉब्लम है किडनी ट्रांसप्लांट में। लेकिन हाँ, इसकी रिलायबिलिटी है कि इंसान ढेरों दिनों तक, सालों तक जिंदा रहेगा। लेकिन डायलिसिस है कि डायलिसिस करवाना बंद किया तो इंसान मर जाएगा। तो आज ही हम डायलिसिस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे हेमोडायलिसिस। ऐसे हमारा होता है डायलिसिस का मशीन, ठीक है। मान लीजिए ये ह्यूमन हैंड है, ये हमारी हो गई आर्टरी और ये हमारी हो गई वेन। यहाँ से हमारा इम्प्योर ब्लड जाता है मशीन में, यहाँ पे ये जाता है ऐसे कॉइल की फॉर्म में। कॉइल की फॉर्म में भी जाने का कारण ये है कि इसके पास सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ऐसे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, वरना ऐसे डाला और ऐसे ऐसे घुमा के निकाल दे तो इसमें ब्लड उतना प्योरीफाई नहीं हो पाएगा। ऐसे सरफेस एरिया बढ़ेगा, जितना ब्लड अच्छे से प्योरीफाई हो जाएगा उतना सही होगा। सॉरी, ये हमारी फिर प्योर ब्लड आती है, जो ब्लड हमारी साफ़ हो गई, और ये वापस जाके हमारे वेन में जाएगा और ये हमारी होती है आर्टरी। तो इसमें ना हम नीचे से फ्लूइड डालते हैं, जिसको हम कहते हैं डायलिसिंग फ्लूइड, फ्रेश डायलिसिंग फ्लूइड, जिसको हमने अभी तक यूज़ नहीं किया है। वो नीचे से मशीन से जाएगा और ब्लड को प्योरीफाई करेगा। ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन्स होते हैं। और फिर यहाँ पे हमारा होगा यूज्ड डायलिसिंग फ्लूइड निकल जाएगा। मतलब यहाँ से हमारा आर्टरी से ये मशीन हमारा, इसको हम कहते हैं डायलिसर। डायलिसर में जाएगा, कॉइल फॉर्म में जाएगा, क्योंकि इससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो पहले हम नीचे से फ्रेश डायलिसिंग फ्लूइड डालेंगे, जो यहाँ पे ब्लड को प्योरीफाई करेगा, और ऊपर से यूज्ड डायलिसिस फ्लूइड निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है डायलिसर। तो यहाँ हमारी ये वीडियो होती है कंप्लीट। हमने अपना चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट किया। हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, डाइजेशन पढ़ा, एब्जॉर्प्शन पढ़ा, और फिर ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, और फिर हमने लास्ट में एक्सक्रीटरी सिस्टम भी पढ़ लिया। तो यहाँ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप यू ऑल लाइक इट।